साथियों, रशिया ने अमेरिका के बिल्कुल नाक के नीचे ले जाकर के पनडुब्बी खड़ी कर दी है, जो कि परमाणु से चलने वाली है, परमाणु बम दागती है। न्यूक्लियर सबमरीन ले जाकर अमेरिका के बिल्कुल सामने ले जाकर रशिया ने खड़ी कर दी है। अब आप कहेंगे कि सर ये बात तो कुछ सुनी सुनी सी लग रही है। हमने कहा कैसे? ऐसे ही एक बार 1962 में भी हुआ था, जब रशिया ने अमेरिका के सामने क्यूबा नामक देश में अपनी मिसाइलें खड़ी कर दी थी। अगर आप उस घटना को याद रखते हैं तो समझ लीजिए कि क्यूबन क्राइसिस दोबारा से जन्म ले चुका है। रशिया ने फिर से वहीं ले जाकर के वही हरकत कर दी है जो 1962 में की थी। और 1962 कितना खास था, बस मैं आपको इस बात से बता सकता हूं कि अमेरिका ने उस समय के जो राष्ट्रपति थे, उन्होंने बकायदा पब्लिकली अनाउंस कर दिया था कि वी आर एट वॉर, हम किसी भी समय युद्ध में एंट्री कर सकते हैं। आप इससे अंदाजा लगाइए कि अमेरिका के लिए कितनी सांस ऊपर नीचे हो जाने जैसा होता है जब रशिया उसके सामने खड़ा हो जाता है। ऐसी स्थिति क्यों बनी है, आज के सेशन में यही सारी बातें करनी है। दुनिया भर में अभी क्या रशिया यूक्रेन कम था, क्या फिर गाजा इजराइल का कम था, या चाइना ताइवान का टेंशन कम था, जो पुतिन महाशय अपनी सबमरीन ले जा करके अमेरिका के सामने खड़ी कर दिए हैं। यह उस समय हो रहा है जब भारत के प्रधानमंत्री G7 की बैठक भाग लेने के लिए इटली गए हैं। भारत के प्रधानमंत्री का जाना तो मायने रखता ही है, लेकिन G7 देशों का इकट्ठे होकर और वहां पर रशिया यूक्रेन मामले में यूक्रेन के साथ के लिए निर्णय लेना, उनको धमकाने की पुतिन की यह स्ट्रेटजी कितनी कारगर होगी, आज के सेशन में चर्चा करेंगे। और यह चर्चा इसलिए खास हो जाती है क्योंकि आप कितने दिन तक यह कहते रहोगे शेर आया शेर आया शेर आया। हो सकता है कि एक दिन वो घटना हो ही जाए और दुनिया युद्ध के बिल्कुल निकट पहुंच जाए। इसलिए आज का सेशन बेहद खास है। लेकिन इस सेशन को सुनने से पहले मैं आपको कुछ बातें पुरानी याद दिलाता हूं। आप याद करिए, 6 जून को इसी रियल न्यूज़ एंड एनालिसिस में मैंने आप लोगों को एक जानकारी दी थी, जिसमें मैंने यह कहा था कि फ्रांस को रूस ने धमकी दी है और कहा है कि अगर आपने ड्रोन्स चलाने की परमिशन दी यूक्रेन को तो मैं आपके लोगों को मरवाऊंगा। आप याद करिए, यह सेशन हमने आपके साथ साझा किया है। आपको याद हो तो मैंने यह भी सेशन में जानकारी दी थी उसी दिन कि बाइडेन ने यूक्रेन को परमिशन दे दी है कि वो रशिया के ऊपर हमला कर सकता है। अगर ये दोनों बातें ध्यान आ रही हों तो उसी सेशन में मैंने आपसे कहा था कि रशिया ने हाल ही में ऑपरेशन अनथिंकेबल लॉन्च किया है, जो कि वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ इशारा करता है। अगर ये सब बातें आपको ध्यान आ रही हैं तो आपको फिर आज का यह सेशन देखना चाहिए, क्योंकि वाई आर रशियन वॉरशिप्स इन क्यूबा, यह हेडलाइन है। रशियन शिप्स अराइव इन क्यूबा एज कोल्ड वॉर अलाइज स्ट्रेंथन देयर टाइज, न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन अराइव्स इन क्यूबा। देश और दुनिया की खबर बने हुए हैं। मैं आपको याद दिला दूं, दुनिया में जहां एक और क्यूबा में जाकर के मिसाइल खड़ी हो गई हैं या सबमरीन खड़ी हो गई हैं, वहीं दूसरी ओर दुनिया के एक कोने में यूरोप के एक देश इटली में एक सम्मेलन हो रहा है जिसका नाम G7 है। हमने कल अंकित इंस्पायर इंडिया पर इस विषय पर सेशन किया था और उसमें मैंने ये जानकारी दी थी कि यहां पर जो चर्चाएं होंगी, उन चर्चाओं में सबसे पहली चर्चा रशिया यूक्रेन वॉर है। तो रशिया यूक्रेन वॉर की चर्चाएं हो रही हैं। साथियों, ये चर्चा साथ ही साथ तब और खास हो जाती हैं जहां एक और भारत के प्रधानमंत्री G7 में पार्टिसिपेट करने के लिए एज ए गेस्ट पहुंचे हैं। वहीं पर जेलेंस्की को भी बुलाया गया है, व्लादिमीर जेलेंस्की, जो कि जेलेंस्की यूक्रेनी राष्ट्रपति हैं, इन्हें भी बुलाया गया है और इन्होंने पहुंचकर यहां पर अमेरिका के साथ एक जबरदस्त हिस्टोरिक एग्रीमेंट साइन कर लिया है। साथियों, जिसे जेलेंस्की खुद हिस्टोरिक डे बता रहे हैं, कह रहे हैं कि अमेरिका से इतना बढ़िया आज तक हमने कभी कोई समझौता नहीं किया, जिसमें हमें यूक्रेन की डिफेंस कैपेबिलिटीज को बढ़ाने के लिए, इंटेलिजेंस की शेयर के लिए और एक दूसरे के साथ मिलकर काम करने के लिए, डिफेंस इंडस्ट्री बेस तैयार करने के लिए अमेरिका का साथ मिला हो। इसका मतलब यह है कि यूक्रेन के लिए जो अमेरिकी प्रेम है वो G7 में उमड़ उमड़ के सामने आया है। तो फिर पुतिन का भी गुस्सा होना लाजमी है। पुतिन इसी को काउंटर करने के लिए अपनी परमाणु पनडुब्बी, जिसका नाम है कजान,
उसे ले जाकर क्यूबा में खड़ा कर दिए हैं और साथ में अपना एक जहाज फ्रिगेट भेजे हैं एडमिरल गोर्शकोव, जो कि दुनिया में सबसे बेहतरीन युद्धक विमानों में से कंसीडर किया जाता है, उसे भी यहां पर भेजा गया है, युद्धक जहाजों में माना जाता है, उसे भी यहां पर भेजा गया है और यह क्यूबा के बंदरगाह पर पहुंचा है और यहां पर 5 दिनों तक रहेगा। इसका टेक्निकली टाइम वो रखा गया है जिस समय G7 मीटिंग चल रही हो। तो परमाणु पनडुब्बी कजान भी यहां पर पहुंच चुकी है। अब ये कहां की चर्चा हो रही है, एक बार के लिए मैप पर समझ लेते हैं। साथियों, आप अटलांटिक ओशन देखिए। अटलांटिक ओशन में पश्चिम की तरफ चलेंगे तो कैरेबियन ओशन दिखाई देगा। कैरेबियन ओशन के उत्तर की तरफ एक देश है जिसका नाम है क्यूबा। ये वो देश है जिस पर कभी अमेरिका का कब्जा हुआ करता था, लेकिन अमेरिका को भगाने में एक बहुत ही बड़े क्रांतिकारी का नाम सामने आया था जिसका नाम है फिदेल कास्त्रो। कहते हैं कि उसे अमेरिका ने मारने के लिए 600 से ज्यादा बार प्रयास किए, लेकिन वो अंत तक जीवित रहा। मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो अमेरिका की बिल्कुल नाक के नीचे अपना गढ़ जमाए बैठा रहा और अमेरिका उसका बाल भी बांका ना कर पाया। इस क्यूबा की आज चर्चा हो रही है। इस क्यूबा को अगर आप ध्यान से देखें तो स्ट्रेट ऑफ फ्लोरिडा क्रॉस करते ही सामने अमेरिका दिखाई पड़ता है। मतलब ये बिल्कुल वैसे है जैसे भारत के लिए मालदीव्स। इस तरह से क्यूबा फ्लोरिडा के सामने है और ये बिल्कुल एंटी अमेरिका है। एंटी अमेरिका है और ये पूरी तरह से सोवियत रूस के साथ मिलकर के चला आ रहा है, यानी कि एकदम कम्युनिस्ट विचारधारा का, साम्यवादी विचारधारा का देश है। ठीक है साहब। क्यूबा के पास में इस तरह का जहाज, इस तरह की सबमरीन का पहुंचना और साथ ही साथ जो गोर्शकोव यहां पर पहुंचा है, एडमिरल गोर्शकोव, उसमें दुनिया की सबसे तेज चलने वाली मिसाइल जिरकॉन भी साथ में उपस्थित है। तो गोर्शकोव के साथ साथ मिसाइल जिरकॉन भी है। कजान और गोर्शकोव रूसी बेड़े के इस फ्लीट के साथ ऑयल टैंकर्स भी हैं। यानी एक प्रकार से यह समझकर चलिए कि रूस ने इस प्रकार का अपना बेड़ा यहां भेजा है कि अगर जरूरत पड़े तो यह अपने आप में काफी दिन तक युद्ध लड़ सकता है। हालांकि युद्ध लड़ने की आगाज के लिए एकदम अमेरिका के सामने रशिया मोर्चा खोल देगा, ये केवल कयास लगाए जा सकते हैं। लेकिन इस बारे में यह समझना आवश्यक है कि रूस जहां एक और यूक्रेनी फ्रंट पर युद्ध लड़ रहा है, वहीं दूसरी ओर अमेरिका को वहां जाकर उसी के देश में धमका रहा है कि अगर तुमने कुछ भी यूक्रेन के साथ ऐसा करने का प्रयास किया जो G7 में हो और वो मेरे खिलाफ हो, तो मैं तुम्हारे लिए यहां पर बिल्कुल नुमाइश लगाकर बैठा हूं। जब ये सब बातें हो रही हों तो निश्चित ही हर कोई व्यक्ति ये सोचना चाहेगा कि क्या पहले भी कभी ऐसा हुआ है क्या। मतलब मात्र 90 मील की दूरी पर क्यूबा और फ्लोरिडा अमेरिका हैं, तो क्या पहले भी कभी ऐसा हुआ है क्या कि क्यूबा ने अमेरिका की नींदें उड़ा दी हों। बिल्कुल हुआ है साहब। इस मैप को ढंग से देख लें। क्यूबा के अंदर एक जगह है जिसकी राजधानी है हवाना। हवाना सिंड्रोम के नाम से भी आपने कई बार सुना होगा। हवाना सिंड्रोम एक प्रकार का वो लक्षण है जिसमें कि अमेरिकी डिप्लोमेट्स को क्यूबा के अंदर इलेक्ट्रिक शॉक से परेशान किया जाता था। हमने इस पर सेशन किया पुराने जमाने में। फिलहाल के लिए हवाना और मियामी आमने सामने हैं। ये अमेरिका का फ्लोरिडा है और ये दोनों 90 मील की दूरी पर हैं। और यहां ले जाकर अगर रशिया अपना मिसाइल सिस्टम खड़ा है तो कुछ तो समझा रहा होगा, कुछ तो याद दिला रहा होगा। तो क्या याद दिला रहा है, तो आइए मैं आपको याद दिलाता हूं। क्यूबा का मिसाइल क्राइसिस जो हुआ था अक्टूबर 1962 में। साथियों, क्यूबा की खोज 28 अक्टूबर 1492 को कोलंबस के द्वारा की गई थी। कोलंबस ने खोज की, स्पेन ने इस पर शासन किया। क्यूबा पर अंग्रेजों ने 1762 में अधिकार कर लिया। अंग्रेजों ने क्यूबा पर स्पेन को हराकर कब्जा कर लिया और 1 साल बाद ही वापस स्पेन को लौटा दिया, क्योंकि फ्लोरिडा से क्यूबा की अदला बदली कर ली गई थी। मतलब कि भाई फ्लोरिडा दे दो और क्यूबा ले लो। तो एक प्रकार से स्पेन के साथ एक्सचेंज कर लिया गया था। 1898 में युद्ध के दौरान अमेरिका और क्यूबा की सेनाओं के हाथों स्पेन की हार हो जाती है और स्पेन ने अपनी पूरी तरह से मतलब संप्रभुता त्याग कर इसे अमेरिका को सौंप दिया। अमेरिका यहां पर 1902 से कब्जा करके बैठा था। 1902 से अमेरिका जब यहां पर कब्जा करके बैठा रहा तो लंबे समय तक अमेरिका अपनी सेना को यहां पर बेस बनाकर रहा। लंबे समय तक बेस बनाकर रहा तो यहां पर धीरे धीरे अमेरिका के खिलाफ जनता में एक सेंटीमेंट उत्पन्न होना शुरू हुआ। जब सेंटीमेंट हुआ तो यहां पर एक नेता निकले जिनका नाम था फिदेल कास्त्रो, और उन्होंने अमेरिका को और अमेरिका द्वारा बिठाए गए पपेट राष्ट्रपति को भगाने का निर्णय लिया। परिणाम यह निकला कि फिदेल कास्त्रो के चलते अमेरिका ने जो अपना यहां पर एक पपेट राष्ट्रपति बिठाया हुआ था उसे हटना पड़ा, जिसका नाम बतिस्ता था। बतिस्ता को हरा करके फिदेल कास्त्रो सत्ता में चले आते हैं।